हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नई क्लास से, जैसा मैंने कहा था कि जो अभी हमारा अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो अकाउंट्स का पेपर था उसका मैं आपको पूरा 100 मार्क्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आज बेसिकली मैंने अकाउंट का स्टार्ट किया क्लास 12th का। क्लास 11th के लिए भी मैंने कहा था, लेकिन 11th के लिए इतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना 12th के लिए आया, क्योंकि 11th वाले बच्चों को इतना पढ़ने में अभी इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे जैसे वो वक्त बदलेगा यानी वक्त आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट जागेगा तो डेफिनेटली पूछेंगे। अभी तो सब 10वीं के ही मूड में है कि 10वीं खत्म हुआ है तो 11वीं में इतना टेंशन क्यों लेना, लेकिन वो वक्त के साथ उनको समझ में आ जाएगा। 12वीं वालों को समझ में आ गया, इसलिए उन लोगों ने रिस्पॉन्स मांगा है। आई मीन उन लोगों ने बोला है कि सर सॉल्यूशन करके प्रोवाइड कर दो तो अच्छा होगा। तो बेसिकली 12th वालों के लिए ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसमें जो मैंने लिया है वो है सुबह पाली वाला, यानी जिस स्कूल में मैं हूँ और जहाँ से ज्यादातर बच्चे कनेक्टेड हैं वो ज्यादातर सुबह पाली वाले हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं सुबह पाली वाला ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको दोपहर पाली वाला भी चाहिए तो आप मुझे पेपर सेंड कर देना, क्योंकि पेपर मेरे पास है नहीं, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो पेपर है ये अभी अक्टूबर में हुआ था एग्जाम। इसका जो एग्जाम हुआ था वो 10 तारीख को हुआ था, 10 नवंबर, अक्टूबर अक्टूबर नहीं, ठीक है ये। ओ, वेट वेट, 10 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था, इस बात को 4 दिन बीत चुके हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और इस पेपर में टोटल आपके 35 क्वेश्चन हैं, राइट। और मैं पूरे के पूरे जो पेपर का सॉल्यूशन है वो एक साथ प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको सेक्शन वाइज प्रोवाइड करूंगा। जैसे आज की क्लास में मेरा मेन टारगेट जो है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर अप करना है, ठीक है। आज की क्लास में सेक्शन ए और बी होगा, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन सी होगा, उसके नेक्स्ट क्लास में सेक्शन डी होगा, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में सेक्शन ई। ई वाला जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है उसमें जो क्वेश्चन है बड़े बड़े हैं, टाइम लगता है। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन एफ, तो सेक्शन एफ भी दो क्लास में होगा। तो इस तरह से मैंने क्लास को डिवाइड करके मैं आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। एक साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि 3 घंटे में, 3 घंटे का वक्त तो नॉर्मल लगता है सॉल्व करने में, और एक्सप्लेनेशन करना है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा और लग सकता है एक्सप्लेनेशन करने में। यानी 4.5 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा। तो 4.5 से 5 घंटे का वीडियो एक साथ अपलोड ना करके मैं आपको पार्ट्स पार्ट्स में अपलोड करूंगा, तो आपको समझने में भी आसान होगा, दिखने में भी आसान होगा, और आप प्रैक्टिस भी करते रहोगे साथ साथ में, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो होता है आपका एमसीक्यू होता है। अच्छा, मैं कुछ आइडियाज आपको देना चाहूंगा कि पेपर सॉल्व कैसे करना होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो ए के बाद सीधा सेक्शन एफ कर लेते हैं, तो ये सब गलती करने की जरूरत नहीं है। याद रखना है, एग्जाम जो होता है वो आपका टैलेंट दिखाने के लिए नहीं होता है। आपको कितना आता है वो सबको पता है। सो बेटर है कि आप प्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके से करो कि आपको 100% मार्क्स मिले। अब सवाल है कि हमें प्रेजेंटेशन और टैलेंट को क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो मैं सेक्शन ए के बाद कोई ऐसा सेक्शन शुरू करता हूँ जिसमें मुझे पता है कि नॉर्मली वक्त लगता है और नॉर्मली प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वक्त ज्यादा दिया और कम नंबर खींच पाया हूं। इसीलिए आपको ऐसा चूज करना है जिसमें वक्त कम देके नंबर ज्यादा ले सको। तो ये जब प्लानिंग के साथ आप चलोगे तो आपका पूरा पेपर भी कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ आपका जो टाइमिंग है वो बचेगा। आप पेपर को दोबारा रिवाइज भी कर पाओगे, यानी गलती होने के चांसेस जो होंगे वो कम होते जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि साझेदारी पेढ़ी में साझेदारों के पूंजी खाते रखने की कितनी पद्धतियां देखने को मिलती हैं। तो राइट, यहाँ पे है पूंजी खाते रखने की कितनी पद्धतियां, तो इसका जो आंसर होगा वो दो। बेसिकली यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है, और सॉल्यूशन में यहाँ पे मैंने सोचा था डिटेल में लिखने के लिए, लेकिन फिर सोचा मैं डिटेल में नहीं लिखता हूँ, वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो फर्स्ट लिख के उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। ये जो दो पद्धति है, ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन ये कर देता हूँ। ये जो दो पद्धति है उस दो पद्धति का नाम एक स्थिर पद्धति और दूसरा क्या है, अस्थिर पद्धति है। स्थिर पद्धति का ही दूसरा नाम है अपरिवर्तनशील, और अस्थिर पद्धति का ही दूसरा नाम है परिवर्तनशील, राइट। तो ये है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्थिर पूंजी खाता पद्धति में पूंजी पर ब्याज किस खाते में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। जब हम बात करते हैं स्थिर खाता की, ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं किसकी, स्थिर खाता की, तो स्थिर खाता पद्धति में बेसिकली दो खाते बनते हैं। स्थिर पूंजी खाता पद्धति में एक बनता है पूंजी और एक बनता है चालू। क्या बनता है, एक बनता है पूंजी और एक बनता है चालू। और इसमें क्या होता है, हम जितने भी व्यवहार करते हैं वो सारे व्यवहार सिवाय पूंजी को छोड़ के सब कहाँ चले जाते हैं, चालू खाते में चले जाते हैं। और यही बातें मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, यानी जो मैंने पढ़ाया है, टॉपिक एक्सप्लेन किया है, वहां पे भी मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। और यही वजह मैं कहता हूँ कि मेरी जितनी वीडियोस है अकाउंट्स के, उनको अच्छे से देखो, आपका थियरी पोर्शन अपने आप कवर हो जाएगा, राइट। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालू खाता। नंबर 3 है, निम्न परिबलों में से कौन सा परिबल ख्याति के मूल्यांकन को असर नहीं करता है। तो यहाँ पे इसको अगर आपका इसको इसका प्रॉपर आंसर अगर आपको देना है, तो उसके लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, राइट, चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक है असर कारक परिबल। क्या नाम है, असर
कारक परिबल। जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा उनको ये बात पता होगा कि असर कारक परिबल जब हमने पढ़ा था तो उसमें सबसे पहला ही पॉइंट था धंधा का स्थान, राइट। और उसके बाद लास्टवा पॉइंट था पीढ़ी का खास लाभ, और उसी में चौथा या पांचवा पॉइंट था धंधा के मालिकों की कुशलता। यानी ग्राहक का स्थान के बारे में कहीं बात नहीं किया गया है कि ग्राहक का स्थान कैसा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा बेसिकली वो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राहक का स्थान। तो इसमें बाकी में से टिक हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्राहक का स्थान। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है चालू खाता ग्राहक का स्थान, राइट। यहाँ पे वो भी लिख दिया कि कौन सा है, बी सी सी कौन सा है वो भी लिख दिया है। तो ये सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जितना होते जाएगा पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद सेंड करूंगा। ये नहीं सोचना कि जितना होते जाएगा उतना सेंड कर दूंगा, पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा। तो आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हो, जब मन होगा तब देख भी सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है धंधा की इकाई की प्रतिष्ठा का मूल्य अर्थात क्या। तो धंधा की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा की इकाई ये सॉरी इकाई की प्रतिष्ठा का मूल्य अर्थात ख्याति, ये ख्याति की परिभाषा है। तो आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद लिखा है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड साझेदारी पीढ़ी के लिए क्या है। तो आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड होता है बेसिकली ये एक प्रकार का अनामत है। और अनामत ये इस प्रकार का है जब कंपनी में कुछ होगा, किसी कर्मचारी के साथ यानी किसी कारीगर के साथ कोई हादसा होगा या कोई घटना घटेगी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी क्या करें, भरपाई करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पैसा जो है अनामत जो है वो हमारा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि ये पीढ़ी के लिए क्या है। तो ये जो अनामत है, ध्यान से सुनना, ये अनामत है हम तभी देंगे जब कोई घटना घटेगी, राइट। क्या होगा, कोई घटना घटेगी तब हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन अगर घटना नहीं घटती है तो ये किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इसका मतलब ये एक तरह से हमारा ही है, और हमारा का मतलब ये हमारा फायदा हुआ ना, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एकत्रित लाभ हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर 6 में क्या लिखा है, साझेदारी पेढ़ी के पुनर्गठन में निम्न में से कौन से कारण का समावेश नहीं होता है। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़े होंगे, यानी ये चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 में पहला ही जो टॉपिक है वो यही है कि कौन कौन से कारण है जिनके कारण पुनर्गठन होता है। तो जिसमें पहला कारण है कि चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में क्या हो, परिवर्तन हो। दूसरा कारण है प्रवेश, और तीसरा कारण है निवृत्ति या मृत्यु। यानी कि ये कारण कहीं नहीं लिखा गया कि सभी साझेदार क्या हो जाए, अलग हो जाए। अगर सभी साझेदार अलग होते हैं तो उसको हम पुनर्गठन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे विसर्जन। हम उसको क्या बोलेंगे, विसर्जन। तो ये भी बात आपको पता होना जरूरी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य अनामत की रकम किस खाते ले जाई जाती है। तो ध्यान से सुनना, जो नया साझेदार आ रहा है, नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य अनामत यानी उसके आने से पहले हमने अनामत बनाया था, तो उसके आने से पहले जो अनामत है वो किसका है, तो वो सीधी सी बात है पुराने साझेदारों का है। तो वो पैसे किसको मिलने चाहिए, पुराने साझेदारों को मिलना चाहिए, राइट। ये बात हमने बहुत डिस्कस किया था डिटेल में कि अगर कोई नया आ रहा है उसके आने से पहले व्यवसाय की जो भी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति का जो भी फायदा या नुकसान होगा वो सिर्फ और सिर्फ पुराने वालों को मिलेगा, ना कि नए वालों को। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। क्योंकि पुनः मूल्यांकन में हम सिर्फ लेके जाते हैं संपत्ति और दायित्व। ये मैंने बेसिक्स थियरी में एक्सप्लेन किया है कि पुनः मूल्यांकन सिर्फ संपत्ति और दायित्व का होता है। और ये साफ साफ लिखा हुआ है अनामत, यानी ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते। नए को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली ख्याति। ध्यान से सुनना, लिखा है निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली ख्याति कौन से प्रमाण में, यहाँ पे मतलब किसका ऑप्शन होगा, आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, राइट। सवाल में लिखा है निवृत्त साझेदार को दी जाने वाली ख्याति। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो निवृत्त साझेदार हैं उनको जो पैसा चुकाया जाता है वो कौन चुकाएगा, जो बचे साझेदार होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शेष साझेदारों के बीच यहाँ पे लिखा है उधार पक्ष में, लेकिन यहाँ पे लिखा है नए लाभानी के प्रमाण में। तो मैं अगर आपको बता दूं तो इसका जो बंटवारा होता है वो सिर्फ लाभ के प्रमाण में होता है। कौन से प्रमाण में होता है, लाभ के प्रमाण में। यानी छोड़ के जाने की वजह से बाकी के साझेदारों को कितना लाभ हुआ है उस प्रमाण में बांटा जाता है, ना कि नए लाभ के प्रमाण में। और यही वजह है कि ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बात याद रखना है। अब बाकी बचेंगे 3। और बाकी बचेंगे 3, तो उसमें देखोगे तो जब हम बांटेंगे, ध्यान से सुनना, जो साझेदार छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास कितने साझेदार है, हमारे पास 3 साझेदार है। ध्यान से सुनना ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद रहे। हमारे पास मान लो 3 साझेदार ए बी और सी।
जो ए है वो छोड़ के चला गया, तो उसको पैसा कौन देगा? बी और सी देंगे। यानी यहां से पैसा यहाँ तरफ जाएगा, तो जब यहाँ से पैसा यहाँ तरफ जाएगा तो इनकी पूंजी क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है, इनकी पूंजी क्या होगी? घटेगी। तो इनकी पूंजी तो क्या होगा? उधार होगा, ये बात कंफर्म है। तो अब इसमें देखो कौन से वाले में उधार लिखा है, तो लिखा है पहले में सभी साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में, यानी ये भी कैंसल। फिर इसमें लिखा है जमा पक्ष में, यानी ये भी कैंसल। तो हमारा आंसर क्या बचेगा? ऑप्शन बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी। और सी को पूरा रीड करोगे तो क्या लिखा है? सभी साझेदारों के पूंजी खाते के उधार पक्ष में उनके लाभ के प्रमाण में, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हें बता दिया। क्लियर है बात? देखो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका होता है, तरीका ये है, दो चीजें हैं। एक तो आपको 100% नॉलेज है, दूसरा आपको बेसिक पता है, तो आप क्या करो? एलिमिनेशन करो। एलिमिनेशन का मतलब ये है सारे पॉइंट्स को पढ़ के समझने की कोशिश करो। डायरेक्टली आंसर देने से बेटर है सारे ऑप्शंस को रीड करो, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर। साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय संपत्तियों की उपज में से सबसे अंत में से कौन सा भुगतान किया जाता है? वैसे मैं बता दूं, सबसे अंत में साझेदारों को पैसा मिलता है, लेकिन हमें आंसर देना है इस पॉइंट के हिसाब से। तो अगर इस पॉइंट के हिसाब से अगर हम चलते तो पहला लिखा विसर्जन खर्च। तो हमें ये बात पता है कि जब कंपनी का विसर्जन होता है तो विसर्जन के समय जो संपत्तियां बेची जाती है उसमें से जो पैसा मिलता है सबसे पहले चुकाया जाता है, विसर्जन खर्च ही चुकाया जाता है। यानी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है साझेदार की पत्नी की लोन। तो हमने पढ़ा था जो साझेदार की पत्नी होती है ये बन जाती है त्राहित पक्ष। ये क्या बन जाती है? त्राहित पक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे त्राहित पक्ष के साथ चुकाना पड़ता है। और त्राहित पक्ष कौन सी कैटेगरी में आता है? नंबर 2 कैटेगरी में आता है। यानी पहले कैटेगरी में ये आ जाएगा और दूसरे कैटेगरी में ये आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी त्राहित पक्ष लेगा तो ये भी दूसरे कैटेगरी में होगा। उसके बाद हमारा अगला आता है साझेदार की लोन। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे लास्ट में तो यही आ रहा है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, सॉरी पेन यहाँ पे हो जाएगा, और इसको मैं कट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट है, पेड़ी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत की शेष कौन से खाते लिए जाई जाती है? तो सवाल इसका लगभग बच्चों ने बहुत मिस्टेक किया है, क्योंकि मुझसे काफी लोगों ने आंसर पूछा था, तो इसमें बहुत मिस्टेक हुआ है। तो ध्यान से सुनना, जब हम विसर्जन करते हैं तो विसर्जन के समय जो भी अनामत बचा होता है या लाभ बचा होता है वो साझेदार आपस में बांट लेते हैं। और साझेदार आपस में बांट लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये उनके पूंजी खाते में जाता है, ना रोकड़ खाते में जाएगा, ना लाभानी खाते में, और वसूली खाते में तो कत्ते नहीं जाएगा। वसूली खाते में सिर्फ संपत्ति और दायित्वों को निपटारा करने के लिए बनाया जाता है। परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि व्यवसाय की संपत्ति और दायित्वों का निपटारा करने के लिए जो विशिष्ट खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। तो अनामत जो है ये कोई संपत्ति नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। क्लियर है? इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसको बढ़िया से टिक कर लेना। राइट, ये हमारा एमसीक्यू का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी ज्यादा बड़ा नहीं, इसलिए मे भी शायद थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना, मैं सारे पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर ऑलरेडी रिटन है तो उसमें टाइम बचेगा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहले में लिखा है जिस पीढ़ी को अन्य विशिष्ट लाभ मिलता है उसकी ख्याति कैसी होगी? तो सीधी सी बात है, अगर किसी को विशिष्ट लाभ मिल रहा है तो उसकी ख्याति क्या होगी? अधिक होगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? अधिक। राइट, तो उसकी ख्याति क्या होगी? अधिक होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है कि लाभ की पूंजीकरण पद्धति में ख्याति का सूत्र लिखो। ये बोला है कि लाभ की पूंजीकरण पद्धति में ख्याति का सूत्र लिखने के लिए बोला है, ना कि पूरे का। तो ख्याति बराबर क्या होता है पूंजीकरण में? तो ख्याति बराबर यहाँ पे होता है कि पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। ये हमारा सबसे लास्टवा पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट आता है, जिसमें हम लिखते हैं पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पूरा फॉर्मेट का नॉलेज होना जरूरी है। ओके, इस फॉर्मेट में से भी एमसीक्यू बनते, फॉर्मेट में से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते, इसलिए इन चीजों पे ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट है साझेदारी पेड़ी के पुनर्गठन के कोई भी दो संजोग बताइए। तो इसका तो आंसर आपके पेपर में ही दिया हुआ था, फिर भी पता नहीं लोग कैसे गलतियां कर दिए। अब पूछेगा सर पेपर में कहाँ दिया था? तो पेपर में ये रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ था, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा कि साझेदारी पेड़ी के पुनर्गठन में निम्न में से कौन से कारण का समावेश नहीं होता है? तो अगर इसका समावेश नहीं हो रहा है तो इन तीनों का तो समावेश हो ही रहा है ना। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पेपर में ही दिया हुआ था, और रियल में लाइफ में भी यही होगा। रियल लाइफ मतलब जो बोर्ड का पेपर आता है ना उसमें भी यही होता है। तो यहाँ पे देखो वही 3 कारण मैंने ऐड कर दिया है। चालू साझेदारी के बीच लाभानी के प्रमाण लाभानी के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो तब, साझेदारी पेड़ी में नए साझेदार का प्रवेश हो तब, और निवृत्ति या मृत्यु हो तब। यानी वही 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका अलग से आंसर नहीं लिखना था, वो पेपर में ही दिया हुआ था। इसलिए कहा जाता है पेपर को ध्यान से पढ़ने की आदत डालो, और वो तुम नहीं करते हो। तो इस चीज का ये सारी प्रैक्टिस करोगे यहाँ से। अब ये जो भी गलतियां हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको यहाँ से लेकर सर पे नहीं घूमना है, उनको सुधार कर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साझेदार के त्याग का प्रमाण कब ज्ञात किया जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे पूछा था त्याग का प्रमाण कब ज्ञात करते हैं, ना कि तुम्हें त्याग का फॉर्मूला लिखने के लिए कहा है। तो याद रखना है त्याग वाला सवाल तब आता है जब यहाँ पे क्या करते हैं कि नए साझेदार का प्रवेश होता है। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जब नए साझेदार का पेढ़ी में प्रवेश हो तब उस समय पे पुराने साझेदारों का त्याग का प्रमाण ज्ञात किया जाता है। यानी याद रखना है प्रवेश के समय त्याग का प्रमाण और निवृत्ति के समय लाभ का प्रमाण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए साझेदारों को किस उद्देश्य से पेढ़ी में प्रवेश दिया जाता है। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है और लगभग सब लिखे हैं, ये ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब इसका आंसर क्या होगा, नए साझेदार को किस उद्देश्य से प्रवेश दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट ऐड किया है, पर आपको पांचों पॉइंट्स नहीं लिखना है। आपको दिमाग में ये रखना कि ये 1 नंबर का है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 लिखना। 1 नंबर का इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 लिखना है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अगर तुम एक भी लिखोगे तो लगभग चांसेस है कि आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि कम से कम कितना लिख देना, 2 लिख देना। इससे क्या होगा, थोड़ा इंप्रेशन बढ़ता है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा, अधिक पूंजी की आवश्यकता। तो सिंपल सी बात है, जब ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तभी किसी को बुलाओगे, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखा है अधिक संचालकीय शक्ति की आवश्यकता हो, यानी कि तुम्हें जरूरत है कोई आके तुम्हारे साथ काम करे। तीसरा लिखा है जब कोई साझेदार निवृत्त या मृत्यु हो जाए तब, मतलब ये है कि कोई छोड़ के चला गया तो उसकी जगह पे तुम्हें किसी और की जरूरत है, तो ऐसे केस में तुमने किसी और को बुला लिया। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि साझेदारी पेढ़ी का कोई कुशल और कार्यक्षम कर्मचारी पेढ़ी में चालू रहे, इस उद्देश्य से उसे साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाए तब। मतलब ये है कि कंपनी में कोई पहले से काम करा है और अच्छा कर्मचारी है, और तुम्हें लगता है कि यार ये छोड़ के हमें ना जाए, इसको हम परमानेंट अपनी कंपनी में बनाए रखें, तो एक ही तरीका है कि उसको तुम क्या बना दो, मालिक बना दो। और मालिक बनाने का मतलब ये है कि तुम उसको क्या बना दो, साझेदार बना दो। राइट। और लास्ट है धंधे के जोखिमों के वितरण के लिए। तो ये आपके टोटल 5 पॉइंट, इसमें से पहला और दूसरा जो है वो थोड़ा आसान है और उसको तुम याद रख सकते हो। तो यही 2 पॉइंट लिख दोगे तो भी चलेगा, यानी यही 2 पॉइंट लिखा होगा या 1 पॉइंट लिखा होगा तो भी सही माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपना कि साझेदार की प्रवेश के निवृत्ति के समय, सॉरी निवृत्ति है, निवृत्ति के समय पेढ़ी की बही में दर्शाई पुरानी ख्याति। ध्यान से समझना कि पेढ़ी की बही में दर्शाई पुरानी ख्याति को अपलिखित करने का रुजनामचा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुरानी ख्याति मतलब हमारी संपत्ति है, और संपत्ति को अपलिखित करोगे तो संपत्ति जो हमेशा उधार होता है वो क्या हो जाएगा, जमा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ख्याति खाते जमा। और ये जो नुकसान है वो किसको सहना पड़ेगा, एट द एंड मालिकों को। और मालिक यहाँ पे कौन है, सभी साझेदार। तो रुजनामचा बनेगा सभी साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार और ख्याति खाते जमा। यहाँ पे सभी क्यों लिखा है, क्योंकि ये निवृत्ति की बात किया, और निवृत्ति में जो भी पुराना कर्म कांड किया वो सबको सहना पड़ेगा, ना कि नया वाले को। राइट। तो याद रखना है जितने साझेदार होंगे सभी को सहना पड़ेगा। और ये कौन से अनुपात में बांटा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पुराने अनुपात में, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पुराने अनुपात में। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हो तब हिसाबी बही पर क्या असर होती है। अब ये पूछा है कि भाई इसका आंसर सब अपने अपने दिमाग के हिसाब से लिखेंगे, पर मैं जो कहता हूँ उसको सुन लो तो हो सकता है शायद आपको आइडिया लग जाए। क्या लिखा है कि जब पेढ़ी का विसर्जन हो तब क्या होता है। तो जब पेढ़ी का विसर्जन होता है तो सिंपल सा हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी संपत्तियां और दायित्व होता है, हम संपत्तियों को बेचकर दायित्व को क्या चुकाते हैं, और जब रकम बचता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, वापस कर देते। रकम बचे तो पूंजी वापस की जाती है। क्लियर है इतना। तो ये होगा तुम्हारा हिसाबी असर। बाकी अगर तुमने कुछ और लिखा है और वो इसके आसपास है तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस आंसर में समझ लो सब अपने अपने दिमाग से लिखे होंगे, इसी वजह से सबको नंबर लगभग मिल जाएगा अगर आपने ढंग का इसके आसपास का भी कुछ लिखा होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में लिखा है कि कौन सी घटना के परिणाम से साझेदारी पेढ़ी का अपने आप, इसमें जो मेन वर्ड था ये था कि अपने आप विसर्जन कब होता है। तो अपने आप विसर्जन कब होगा, जब पेढ़ी का जो काम डिसाइड हुआ था वो खत्म हो चुका है। इसका आंसर होगा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित हुई हो और वह उद्देश्य क्या हो जाए, पूर्ण होने पर पेढ़ी का अपने आप विसर्जन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा जो क्वेश्चन है वो आज तक नहीं देखा मैंने। ये आज तक मतलब ये है कि इन लोगों ने बहुत अलग तरीके से अंदर से पूछा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंदर वाले पॉइंट्स भी आपको रीड करने हैं। ठीक है। सिर्फ हेडिंग्स ऊपर ऊपर से याद नहीं करना है। तो याद रखना है कि जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनी हो और वह उद्देश्य पूर्ण होता है तो पेढ़ी जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, उसका विसर्जन हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में लिखा है कि साझेदार की पत्नी ने अगर अपनी स्त्री धन में से पेढ़ी को लोन दी हो तो विसर्जन के समय लोन कैसे चुकाई जाती है। तो इसका भी आंसर हम लोगों ने एमसीक्यू में देख लिया था। राइट। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई मैंने बताया था ना 2 नंबर, तो वही 2 नंबर वाला याद रखना है। क्या लिखा है कि साझेदार की पत्नी ने अगर अपने स्त्री धन में से पेढ़ी को दी लोन हो तो, यानी पेढ़ी को लोन दिया हो तो हमेशा त्राहित पक्षकार के साथ ही चुकाया जाता है। ये या बात याद रखना है कि त्राहित पक्षकार के साथ चुकाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल संपत्ति निकाल खाता की दूसरी पद्धति में
देनी हुंडी की चुकाने की रकम का लेखा कौन से खाते होता है। साफ साफ पूछा भाई दूसरी पद्धति में कौन से खाते होगा। इसका आंसर भले मैंने लिख दिया, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पद्धति में, ध्यान से सुनना। हम जब बात करते हैं पहली पद्धति में, पहली पद्धति, तो जब हम बात करते हैं पहली पद्धति में, तो पहली पद्धति का नियम क्या मैंने पढ़ा था, यानी मैंने क्या आपको बताया था, वो नियम ये था कि जो भी संपत्ति या दायित्व होता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ये हमारे पास दायित्व, दायित्व हमेशा क्या होता है, जमा। बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देनी हुंडी खाते उधार और वसूली खाते जमा। ये होता है पहली पद्धति, यानी पहले खाता बंद करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चुकाते हैं। तो चुकाने का रुद्रांश क्या बनेगा, वो बनता है वसूली खाते उधार रोकड़ खाते जमा। ये है हमारा पहला नियम, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन दूसरी पद्धति में क्या होता है, दूसरी पद्धति में ये कहते हैं कि भाई हम वसूली खाते में डायरेक्टली नहीं ले जाएंगे, ध्यान से सुनना। दूसरी पद्धति में ये लोग डायरेक्टली नहीं लेकर जाते हैं। दूसरी पद्धति में क्या होता है, देनी हुंडी पहले देनी हुंडी खाते में लेकर जाते हैं, यानी वही चुकाते हैं। तो ऐसे हो जाएगा कि देनी हुंडी खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। उसके बाद जो फायदा होगा, ध्यान से सुना, उसके बाद जो फायदा या नुकसान होगा, उस नुकसान या फायदों को कहां लेकर जाएंगे, वसूली खाते में, राइट। उसको कहां लेकर जाएंगे, वसूली खाते में। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में अगर अंतर देखोगे तो इसमें पहले वसूली खाते में लेकर जाते, लेकिन इसमें वसूली खाते में लेकर ना जाके कहा ले जाते, देनी हुंडी खाते में ही चुकाते हैं। यानी जो हमारा आंसर होगा, अब वो देखो क्या लिखा है कि माल संपत्ति निकाल खाता की दूसरी पद्धति में देनी हुंडी खाता बंद नहीं किया जाता है। जब हुंडी की रकम चुकाया जाए तब देनी हुंडी खाते उधार और रोकड़ खाते क्या होगा, जमा किया जाता है। मतलब ये है कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हुंडी खाते में ट्रांसफर करते हैं, और जो अंतर की रकम होती है उसको वसूली खाते में लेकर जाते हैं। तो ये होगा आपका सेकंड मेथड का रूल, राइट। अगर आप लोगों के पास मेरी वाली बुक होगी, जो बुक से मैं पढ़ाता हूँ, जो बुक मैंने खुद लिखी अपने पर्सनल हाथों से, तो उस बुक में मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम के जो पेपर्स हैं वो हर साल सेम नहीं होंगे, थोड़ा बहुत उसमें ट्रिक होता ही है। तो ये जो थोड़े बहुत ट्रिक हैं वो सारी चीजें मैंने ऐड किया है। तो अगर आप लोगों को वो बुक चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारा डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का जो वीडियो बोल रहा, जो बुक का सैंपल है वो भी मिल जाएगा, बुक के बारे में जो जानकारी है वो भी मिल जाएगी, और मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, तो आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी का जो टॉपिक है सेक्शन सी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी जैसा भी है रिस्पॉन्स मुझे जरूर देना, और आपके कितने मार्क्स आए हैं 20 में से, यानी इस 20 में से आपका कितना सही हुआ ये भी बताना। देखो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट पता चलना जरूरी है कि जो हमने मेहनत किया था उसका हमें क्या परिणाम मिला है, और हमें अब कैसे मेहनत को करना होगा, यानी फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर मुझे पता चलती रहेगी आपका क्या सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से मैं आपको आइडिया और देता रहूंगा। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।